नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो पीवाईक्यू है, क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज फोर्थ डे है अपना। इसमें 61 से लेकर 80 तक अपन करेंगे। तो आइए, कल पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने 40 से 60 तक के जो प्रश्न करवाए थे, तो उनको एक बार आप रिवाइज भी कर सकते हैं और उनसे संबंधित जो मैं प्रश्न बताता हूँ वो भी आप कर लिया करें। पहला प्रश्न देखते हैं। 61, आलाखंड के लेखक कौन है? तो इसमें आपको क्या करना है, आलाखंड बुंदेलखंड का एक लोक गाथा है। तो इसका डिटेल आप इतना पढ़ लें कि आप आंसर करके देख लें एक बार अपने मन में, जिससे कि आप स्कोर करें बाद में 20 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो अब मैं आंसर बता रहा हूँ उसका। जगने का आंसर है ये बुंदेलखंड के। और आलाखंड सबसे बड़ा लोक गाथा ग्रंथ है, सबसे बड़ा। और इसके राइटर ये हो जाएंगे, ये आपके चंदेल शासक थे कालिंजर में, वहां के एक दरबारी कवि थे। और आला और उदल दो इनके सेनापति थे। इनके ऊपर वीर रस की रचना है, ये वीर रस बुंदेलखंड की वीर रस की रचना है। और इन्होंने जो 52 लड़ाइयाँ इनकी लड़ी हैं, कितनी लड़ाइयाँ हैं? 52, 52, 52 लड़ाइयों का ये एक संग्रह है। तो इसको बुंदेलखंड में आज भी गाया जाता है। सावन के जो एक सावन से रक्षाबंधन से एक दिन पहले का त्यौहार होता है, बुझरिया जिसको हम लोग बोलते हैं। मैं भी बुंदेलखंड से ही हूँ। तो उस दिन सावन के पूरे महीने में गाया जाता है। फिर बुझरिया के दिन ये बहुत ही आक्रामक तरीके से यानी कि वीर रस भरा है, गाया जाता है ये। और इसमें लहंगी एक नृत्य भी होता है, वैसे सहरिया जनजाति का है पर बुंदेलखंड में होता है आज भी। आप जो प्योर कोर बुंदेलखंड है उस एरिया में जाओगे, इस नृत्य पे ये साजबाज के साथ भी गाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है ये। तो इसमें 52 लड़ाइयाँ हैं चंदेल शासनकाल के। मैं ये दरबारी थे। एक जो अंतिम लड़ाई है इनकी, वो पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को आला मारने वाले थे, फिर उनके गुरु गोरखनाथ ने, इसके अनुसार आलाखंड ने गोरखनाथ के कहने पर उन्होंने पृथ्वीराज को जीवन दान दिया है। तो ऐसी ये कथा है, ये बहुत ही वीर रस की है। जैसे कि इसकी कुछ पंक्तियां हैं कि एक के मारे दुई मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए, और मरे के नीचे जिंदा लुक गए, ऊपर लोथ लई चपकाए। तो ऐसी एक वो है कि एक को मारने जाता है, दूसरा दो मर जाते हैं, तीसरा तो खौफ खाए मर जाता है। और लोथ मतलब ऊपर लोथ लई चिपकाए, लाश को ऊपर करके आदमी बच रहे हैं जब आला उधर लड़ाई लड़ते थे। तो ऐसे इनकी बहुत सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी। फिर एक ये भी है कि घोड़ा बिचला जब उदल का, जिसमें बहे हजारों ज्वान, और आदि जमुना में पानी भय, आदि में भय रकत की धार, बड़े लड़ैया मोहबे गढ़ के, इनकी मार सही ना जाए। ऐसा करके एक बढ़िया इनका पूरा जब अपन पढ़ेंगे तो बहुत वो डिटेल भी हो जाएगा। पर ये अच्छा एक वो है। अच्छा, इसका मैं एक चीज और बता दूं कि चंद्र बरदाई ये पृथ्वीराज के राजकवि थे। राजशेखर को हम पढ़ चुके हैं, परमर्दी देव के दरबार में ये थे, ये राजा थे चंदेल वंश के। इनकी पृथ्वीराज रासो रचनाएं देखते हैं कि ये ठीक है, आलाखंड चंदेल राजा के परमर्दी देव के दरबारी थे, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के शब्दवास द्वारा नहीं लिखी है? अब कल हमने पढ़ी थी कविराज और राजशेखर के द्वारा नहीं लिखी थी, आज पढ़ रहे हैं कि कौन सी पुस्तक। तो आप अपना टिक लगा लीजिए। ओके, ये इन्होंने लिखी है, ये भी लिखी है, ये भी लिखी है। ये इनकी नहीं होगी, संभवतः पद्माकर की होगी। आइए देखते हैं। हाँ ठीक है, कट इनकी रचना केशव दास की लिखी है ये। रतन वावनी, एक कठिन काव्य का प्रेत। और ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये इंपोर्टेंट है। तो इसमें मतंगेश्वर मंदिर, आप अपना टिक लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अभी लाडली बहना योजना की जो पिछले लास्ट महीने की राशि थी, वो खजुराहो में से माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था खजुराहो में। यहाँ की जब आप स्पीच सुनेंगे, वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, तो वो बार बार जय मतंगेश्वर
भगवान की जय बोलते हैं। तो ये मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो में। तो ऐसे मेरा ये बताने का सेंस ये नहीं था कि मैं कार्यक्रम का बता रहा हूँ कुछ, मेरा सेंस ये है कि जब भी मैं जैसे बोलता हूँ कि एमपीपीएससी या कोई भी एग्जाम है, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप किसी कार्यक्रम में गए और वहां पे क्या है कि कुछ हो रहा है, पता चला मंत्रियों के नाम देख लो, कोई बोल रहा है, वहाँ का इतिहास गा रहा है, इतिहास बता रहा है, तो वहां से हमको क्या स्थापत्य कला है, आपके कौन से स्वतंत्रता सेनानी संग्राम हुए हैं, कौन सा कल्चर है, तो ये सब आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अब सीएम पीएम के जितने कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ का लोकल ट्रेडिशनल क्या आरती है, कौन सा पहन के जा रहे हैं, क्या पहना हुआ है, क्या गिफ्ट कर रहे हैं, वो एक गिफ्ट में भी आपको वहाँ का लोकल कल्चर दिख जाएगा। तो मेरा सेंस इसलिए मैं ये चीजें बताता हूँ और इजीली याद भी हो जाता है। तो अपन नेक्स्ट आते हैं। मतंगेश्वर छतरपुर में है, ठीक है, ओके ओके। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी होती है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है, पर फिर भी इसका आंसर अपन देखेंगे तो क्या जाएगा? स्टेपीडियस एक ये है, स्टेपीडियस कान में एक स्थित सबसे छोटी मांसपेशी होती है। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। जब मतलब छोटे सब बच्चे थे या अभी भी जो बच्चे हैं, तो इनसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, बड़ी कौन सी होती है, भुजांग में होती है, आपके परिवार वाले गांव वाले 10वीं 12वीं पास होते हैं, बहुत पूछते हैं। ऐसे तो ये अपने आप ये तो बचपन से लोगों के याद हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं तो बचपन से याद है। तो मेरा वही है कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कोई डिस्कशन कर रहा है कुछ भी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसुखा लोक नाट्य प्रचलित है? आप अपना एक आंसर देख लीजिए। मनसुखा एक्चुअल में ये एक नाट्य है, लोक नाट्य। इसमें कृष्ण लीला होती है, जो कृष्ण भगवान गोपियों के साथ जो रासलीला वगैरह कर दिखाते हैं, मंचन होता है, तो वो ये नाट्य है। मनसुखा क्या है अगर पूछा जाए तो? कृष्ण लीला या रासलीला, रासलीला ही बोलते हैं कृष्ण लीला को। ये नाट्य प्रस्तुत मंचन होता है इसमें। ये बघेलखंड, अच्छा हुआ बुंदेलखंड नहीं है, कहीं कहीं पे बुंदेलखंड में भी ये होती है, लेकिन बघेलखंड अपन जब पढ़ते हैं तो सब बघेलखंड ही पढ़ते हैं। मनसुखा बघेलखंड का एक प्रमुख लोकनाट्य रासलीला की तरह होता है। बघेलखंड में हिंगोला और छावर भी प्रचलित है। तो आपको ये एडिशनल है, देख लेना। नेक्स्ट है आपका 65। सत्कार्यवाद किस दर्शन का आधार है? सत्कार्यवाद भी कार्य कारण संबंध का एक सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत एशियट से है, अपन बाद में एक बार मैं डिटेल में कोई क्लास लूंगा तो उसमें ये बताऊंगा। तो ये आपका सांख्य दर्शन का एक आधार है। सांख्य दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल है। आप कभी टीका, होता क्या है कि पढ़ने का मेरा सेंस, जैसे मुझे संस्कृत नहीं आती तो मैं टीकाएं पढ़ता हूँ। तो जब भी आपको एग्जाम के बाद, अभी तो आपको नोटिफिकेशन या मान लो डेट फिक्स कर दिए, तो आप प्रीलिम्स पे पूरा ध्यान दीजिए। जब भी प्री और मेंस के बीच में या प्रीलिम्स के बाद आप जो रेस्ट उसमें जाते हैं, तो उसमें क्या किया करें आप, आपको इस तरीके की चीजें पढ़ते रहना चाहिए। महाभारत बी आर चोपड़ा का देख लो, रामलीला देख लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, टीकाएं पढ़ लो, संस्कृत नहीं आती है, दर्शन पढ़ लो, जैनिज्म बौद्धिज्म, कुछ कुछ चीजें ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज देख लो। तो ये उस टाइम पे फ्री टाइम में करना चाहिए मेरे हिसाब से। वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेंस राइटिंग में काम आता है, प्रीलिम्स की कल्चर से कोई क्वेश्चन आता है तो हम उस पर भी कर लेते हैं उनको इजीली। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। इसके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व के कारण, ठीक है भाई, कार्य कारण का एक वो है। ये किसने दिया था? तो वो इम्पोर्टेंट है, कपिल मुनि। ये ठीक है, ये यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। बाकी के यहाँ इसने दी, इनने दिए हैं, गौतम, योग पतंजलि, जानते ही हैं सब, है ना। पतंजलि जो रामदेव जी की पतंजलि, यहीं से उन्होंने नाम उठाया है, ठीक है। वैशेषिक कणाद ने दिया है, कणाद से समझ ही रहे होंगे, वैशेषिक है ना, वेदांत दर्शन, अद्वैत अवस्था। तो ये सब आपके दर्शन है, इनको जहां हमको जो मिले सीख लिया करो। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना होता है? आप आपका आंसर एक बार लगा लीजिए, इसमें आंसर लगाने की जरूरत नहीं होगी वैसे। गृहस्थ आश्रम सभी, अब जैसे 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, तो इसमें कौन, अच्छा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कौन 16 संस्कार होते हैं हमारे, कौन सा संस्कार कौन से आश्रम में होता है, ये आप जरूर पढ़ लें। कौन सा यज्ञ किस आश्रम में होता है, कितनी एज होती है,
कहाँ कहाँ इसका विवरण मिलता है। तो ये सारी चीजें ये यहाँ से बन सकती हैं। तो यज्ञ अभी इन्होंने क्या पूछ लिया, पंच महायज्ञ पूछ लिए। अगली बार वो पूछ लेंगे तो आपका संस्कार पूछ लेंगे, है ना। तो ये आप देख लेना। गृहस्थ आश्रम में होता है पंच महायज्ञ। यज्ञ के ऋण होते हैं, जैसे ऋण भी पढ़ना है ना आपको, किस आश्रम में ऋण होते हैं। तो पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, ये पढ़ लें कि कौन कौन से यज्ञ होते हैं, किस किस में होता है। ठीक, तो पांचों की पांचों गृहस्थ आश्रम में होते, पंच महायज्ञ बोलते हैं इनको। तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों। अब देखना यहाँ इस प्रश्न में ही अगली बार के लिए हमारे लिए प्रश्न बना हुआ है कि तमिलनाडु में वैष्णव अलवार संतों, अलवार संत कहते हैं जो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं, ठीक है, द्वारा किया गया। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी थी। ये टफ प्रश्न है, तो मैं ऐसे प्रश्नों के बारे में ये नहीं कहूंगा कि आप इस तरीके के जो टफ प्रश्न है उनको बहुत ज्यादा पढ़ो। मैं पहले ही लेक्चर में शायद मैंने बोला भी होगा कि 10 प्रश्न ऐसे आते हैं जो हम कितना भी पढ़ लें वो हमसे नहीं होंगे, और मैं उसकी तरफ आपको इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा। कुछ लोग होते हैं कि हाँ ये प्रश्न, जैसे बोधन दहुआ एक बहुत फेमस प्रश्न हुआ करता था, तो वो कैसे, तो छोड़ दो ना यार ना। 10 प्रश्न छोड़, मतलब 10 ऐसे, 10 में से हम 1/4 निकालेंगे तो 3 तो हमारे तुक्के ही हो जाएंगे। तो इतना हम 3-4 महीने इतना डिटेल में इतने टफ प्रश्नों को पीछे नहीं भागना चाहिए कभी। हमको क्या करना है, हमारा उद्देश्य है, मैंने बताया कि आपको घोड़े की ना ये लगा दिए, आपको उस रास्ते पे चलना है। तो जीवन के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप जीवन भर उसी रास्ते में चलो, मेरा मतलब है कि हमारा एक उद्देश्य है उस डायरेक्शन में चलना है जिससे हमको सफलता मिल सकती है। तो जो प्रश्न 80, 85, 90 तक के स्कोर तक संभावना, अच्छी बात है। हम तो कट ऑफ से 1 नंबर भी ऊपर चले गए तो आपके 100 नंबर है, और कट ऑफ से 1 नंबर रह गए तो 0 काउंट करना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये चीजें, ये थोड़ा टफ प्रश्न है, इसका आंसर अंडाल है, ठीक है। तो अंडाल 12 अलवार संत थे। अब ये ठीक है 12 थे संत, एक महिला थी, ठीक, एकमात्र महिला संत थी। दक्षिण की मीरा कहा जाता है इनको। अब अगली बार का प्रश्न क्या बन जाएगा, दक्षिण की मीरा किसको कहा जाता है। अब जब कोई प्रश्न किसी एग्जाम में आ जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। उन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है, और इनकी रचनाएं हैं तिरुप्पावाई और नाचियार तिरुमौली। इतना याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं ये इजीली याद हो जाएगा आपको, ठीक है। जैसे अब आप शैव धर्म को नयनार बोलते हैं, उनको अलवार बोलते हैं, ये बढ़िया। कभी जोड़ी ऐसे आएगा ना, सुमेलित कीजिए प्रश्न आते हैं, तो उसमें आ सकता है किस संप्रदाय को क्या क्या बोलते हैं, ऐसा करके आ जाएगा वो। 21-22 में राजा क्षेत्रफल की द्वितीय दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। क्षेत्रफल की दृष्टि में द्वितीय था, मतलब बुआई कितने क्षेत्रफल पे होती है उसमें दूसरे नंबर पे था, उत्पादन में पहले नंबर पे। तो दालों में उत्पादन में मध्य प्रदेश रहता है। मध्य प्रदेश से जो क्षेत्रफल में था वो पहले नंबर पे राजस्थान होगा। आंसर देखते हैं, मध्य प्रदेश दूसरे सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि में, ठीक, राजस्थान के बाद, गुड। और प्रथम स्थान उत्पादन में। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें, जलवायु क्षेत्र हमको पढ़ लेना चाहिए। अब क्या हो रहा है, आप ट्रेंड में बता रहा हूँ, पीएससी का किधर जा रहा है, थोड़ा सा डीप कर रहा है। पहले ये पूछता था कि कौन सी फसल किस राज्य में पहले नंबर पे है, कौन सा जिला है। अब वो थोड़ा सा क्षेत्रफल की तरफ जा रहा है, फिर धीरे धीरे हेक्टेयर में भी जा सकता है। कि हेक्टेयर का मतलब ये नहीं है कि जब भी एक बार कोई बकरी या कुछ ऐसा, मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था, उसकी संख्या पूछ ली थी, तो मैंने देखा उसके जस्ट 5 साल बाद तक हम लोग ये पढ़ते रहे। हम लोग इन द सेंस मैंने छोड़ दिया था कि भाई मेरे से मुर्गी और बकरी भेड़ की गिनती मेरे को नहीं पढ़ना है भाई। उस समय कुछ घटना घटी होगी जब वो प्रश्न आया होगा तो वो पूछ लिया गया होगा। अब हर बार थोड़ी ऐसा है कुछ, लेकिन धीरे धीरे एक ट्रेंड जा रहा है कि थोड़ा डीप में। अब देखो जैसे मान लो कि दाल है, दलहन में हम पहले नंबर पे हैं, तो इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है वो। सोयाबीन या कोई ऐसी फसल है कि जिसमें हम पहले नंबर पे आ रहे हैं या हमारा क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, तो उसका हेक्टेयर में पूछ सकता है वो। तो उनकी थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक। मान लो कि हम कभी मध्य प्रदेश पूरे भारत में या पूरे विश्व में मुर्गी पालन में कुछ ऐसा हो गया कि बहुत गजब का कुछ कर दिया, तो मुर्गी पालन का डिटेल पढ़ लो। बकरी पालन में हो गया तो उसका डिटेल पढ़ लो। मेरा ये कि वो कहीं ना कहीं समसामयिक से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है। प्रत्येक वेद के लिए एक अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ये टफ प्रश्न नहीं कहूंगा, लूसेंट में भी दिया रहता है, पर फिर भी एक ठीक ठाक प्रश्न है। तो इसका
ये मेरे को कंफर्म है, यही ठीक, तैतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद की 2 ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण तो ये तैतरेय ब्राह्मण दोनों है। ठीक, तो ये भी आप देख लें। अब इसमें वेदांग देख लिया करें, किस वेद में क्या मुख्य चीज है, कौन किसने किस वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, किस वेद की रचना किसने की है, कोई महत्वपूर्ण श्लोक है तो उसको देख लो, या जैसे कोई करंट की चीज चल रही हो तो उसको देख लो। अब कल्चर से प्रश्न पूछे जाएंगे, बढ़ेगा ये पार्ट देखना। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। एक कथन। नंबर 2 कथन है जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। दूसरा कथन। अब अपना देख लें कौन से इनमें से सही है और फिर इसमें से। अब हम उत्तर कैसे मांग रहे हैं, वो कथन 1 और कथन दोनों सही है। क्या आप दोनों को सही समझते हैं? कथन 1 और कथन दोनों गलत हैं। दोनों गलत तो हो नहीं सकते, ये तो अपन सबको याद है, रटा हुआ है। ठीक है, अब इस पे अपन लग जाते हैं। तो इसका एक लॉजिक है कि ये 13 दिसंबर को क्या इसके सभा के अध्यक्ष बना दिए थे, तो इसका मतलब ये कि ये आमंत्रित तो किए होंगे नेहरू जी, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा क्या, 1 सही है लेकिन 2 गलत है। यूपीएससी का 50% पैटर्न है, वो कथन और कारण में संबंध पूछ लेता है कि ये ऐसा, और वो और डिटेल में जाता है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे, आपको 10-12 प्रश्न मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका, इसी का देखेंगे तो आंसर ठीक है, सी है। ये है 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था इन्होंने। ये कथन गलत नहीं है, उनको आमंत्रित किया था। ठीक। मध्य प्रदेश में वर्ष 2000 तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी है? ये आपकी, आप आंसर एक बार कर लीजिए 2 सेकंड में। हाँ, ये एक तो बीना में आपने पढ़ी होगी, बीना तेल रिफाइनरी, ये ओमान की सहायता से बनाई है। ये आ चुका है कई बार प्रश्न, मैं बताता हूँ, रिपीटेड प्रश्न होते हैं सारे। अभी मैंने बताया नहीं आपको, 60 से 72 के जो प्रश्न किए ना, इनमें से 8 प्रश्न रिपीट थे, बस जिनको कहीं ना कहीं मैं पढ़ चुका हूँ। देखो, इसका कारण ये है कि मुझे इसलिए याद आ जाता है, मैंने इस चीज पे बहुत काम किया। मैं 92 से एक बुक आती थी, उसमें 1992 से लेकर प्रश्न आते थे 2015 तक, फिर उसने 16 दिया, फिर 17 दिया, फिर उस किसी बुक ने 2000 से छापना चालू किया। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप जब से आपको प्रश्न पत्र मिलना शुरू करें, लगाना शुरू कर दें। ठीक है, तो ओमान से, और ये एक ही है मध्य प्रदेश में अभी तक 2024 तक। ठीक। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में वर्तमान में केवल एक तेल रिफाइनरी, बीना रिफाइनरी, ओमान इसके उससे है, और ये भारत पेट्रोलियम के उसमें आती है शायद, लिमिटेड ऐसा कुछ है, बीपीसीएल। ये आप थोड़ा सा डिटेल में जाके देख लेना। अब अपन जाते हैं, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73। आप देख लीजिए एक बार इसको लगा के। आधारभूत ढांचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब यहाँ ये मेंस, यूपीएससी, एमपीपीएससी सारे एग्जाम्स में आता है। आधारभूत ढांचा, संविधान, जैसे आप पढ़ेंगे इसमें, शंकरी प्रसाद का केस पढ़ना है, इनका केस पढ़ना है, इनका केस पढ़ना है, इन सबका केस पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे संविधान की व्याख्या हुई है, क्योंकि नया फेज था। तो मौलिक अधिकार कौन सा है, कौन सा नहीं है, सरकार को जैसे कुछ करना है, वो मौलिक अधिकार बीच में आ रहा है, तो फिर उसको हमने एक को संपत्ति कानूनी अधिकार दे दिया, संपत्ति अधिकार वाले को। तो फिर कि क्या है, मतलब संविधान की उद्देशिका को माना गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी एक अवधारणा प्रतिपादित की, सिद्धांत, आधारभूत ढांचा। तो ये आएगा आपका केशवानंद भारती। ये 24 अप्रैल 1973 में एक डिसीजन आया। ये 24 अप्रैल को पंचायती से संबंधित एक 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ग्राम पंचायत से संबंधित एक अभियान चलाया था 4-5 साल पहले सरकार ने। तो ये 24 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डेट भी है। ठीक है, अब ये प्रश्न देखो क्यों आया था 73 से 23 में, इसको कितने साल हो रहे हैं वो देखो आप। दूसरा आप देखेंगे वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आप इस केस से डिटेल पे जाते हैं। ठीक है, 13 जजों की पीठ ने एक वो दिया था, हाईएस्ट जजों की पीठ ने इसको दे दिया। इसके बाद फिर किसी ने इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। वो काल पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग काल है, आपका करंट पॉलिटी
और संविधान के बारे में आप जब भी अब हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत हो, हमको लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो जो 1951 से और 80 तक क्या, अभी तक ही बोलूंगा मैं, तो इसको भी नीचे ले लो, तो राजीव गांधी के टाइम तक। इंदिरा गांधी को तो पूरा ही पढ़ना पड़ता है, उन्होंने बहुत सारे संशोधन किए इधर का उधर, और ये अब जब हम पढ़ लेते हैं ना तो बहुत सारे सिद्धांत हमको समझ में आ जाते हैं। तो इस टाइम का आप जरूर पढ़ें। इसका मैं बोलता हूँ कि प्रधानमंत्री करके एपिसोड एपिसोड मिल जाएगा, एबीवीपी का होगा, कोई शेखर नाम से करते हैं, बढ़िया एपिसोड है, इनमें आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। फिर एक आप देख लेना, संविधान नाम के एपिसोड भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे ये सब, इनको देखना। तो इनसे क्या है, हमको जब हम देखते हैं वो कहानी के रूप में जब हमारे सामने प्रस्तुत होता है तो हमको याद जल्दी होता है। ये मैंने, ये ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में कमेटी 45 प्रकार से अनुच्छेद ध्यान में रखते हुए समावेश किया गया है। ठीक, इसको भी आप टिक करके देख लें। ये इजी प्रश्न नहीं है पर बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। ठीक, टिक लगा, अपन आंसर देखते हैं। आंसर है सप्रू, सर तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के, देखो मैं अभी बात कर रहा था उसमें, इधर आ गया वो प्रश्न, संपत्ति के अधिकार किसमें कर दिया है, सबको पता होना चाहिए, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो आप फिर भी लगा के देख लें, तो कानूनी अधिकार। नेक्स्ट है आपका 44, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो 78 वाला है ना। होता क्या है, हमको पकड़ना है, हमको उस चीज को पकड़ना है कि हम कहाँ से चीजों को कैप्चर करें और कैसे समझें कि क्या पूछा जा सकता है। जो बंदा ये सीख गया कि क्या पूछा जाने की संभावना है और वो संभावना अगर उसकी फिट बैठती है तो उसको फिर कोई नहीं रोक सकता है उसको। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि यार एक बंदे को बहुत ज्यादा नॉलेज है, एक किसी को थोड़ा कम नॉलेज है। जैसे मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता भी, पढ़ने में भी बहुत ज्यादा टाइम तक बैठक नहीं, सिटिंग भी नहीं थी मेरी, पर यह कि मैं ज्यादा टाइम ये देखता था कि यार कौन से प्रश्न आने की संभावना है, तो इन्हीं चीजों को पढ़ते रहो। तो अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक कानूनी अधिकार डाल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 21 में भारत के कौन कौन से वन क्षेत्र सर्वाधिक था, कौन से राज्य में वन क्षेत्र की बात कर रहा है। अगली बार आपसे परसेंटेज पूछ सकता है वो, अगली बार जैसे इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है ना, इसमें आप आपका उत्तर लगा लीजिए एक बार। ठीक है, उत्तर पे जाते हैं। मध्य प्रदेश, तो ISFR की 21 के अनुसार मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उड़ीसा में है। तो ये हमारे, अब इसका वो पूछ सकता है क्षेत्रफल, पर परसेंटेज की बात करें तो संभवतः मिजोरम होना चाहिए, चेक कर लेना, क्योंकि काफी टाइम तक मिजोरम रहा है। मिजोरम के बाद मेघालय हो सकता है, ये उधर के उधर। प्रतिशत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, इनमें से कोई आगे पीछे इस रिपोर्ट में भी होगा, और अभी जो नई रिपोर्ट आएगी आप उसमें भी देख लेना। ठीक, नेक्स्ट, बघेलखंड में स्वतंत्र संग्राम ठाकुर रणमत सिंह, ये रिपीटेड प्रश्न है। कब फांसी दी गई थी? 59, सॉरी आप क्वेश्चन लगाना, टाइम देना भूल गया मैं। ठीक, मनकारी रीवा के थे ये। दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से दो महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है? प्रशांत अटलांटिक है, प्रशांत हिंद महासागर है, हिंद महासागर, अब आप टिक लगा लीजिए। हाँ, हिंद महासागर कन्फर्म है। एक और कौन सा है दक्षिणी दोलन? ये आपका प्रशांत और हिंद महासागर। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा राज्य, इसमें महासागरों में से आप पढ़ लेना, जो धाराएं, ठंडी गर्म धाराएं आती हैं, मोस्ट अल नीनो बहुत फेमस रही है। फिर जो अटलांटिक की जो उधर जाती हैं आपकी दक्षिणी अमेरिका से होती उत्तरी अमेरिका, और फिर कनारी वनारी की इधर की आपकी जापान तरफ की, तो वो कम से कम 10 धाराएं, 10 से लेके 15 मान लो मुश्किल से, ये मैं किसी दिन पढ़ा दूंगा। ये पूछा जाता है एक्चुअल में यहाँ से, इस महासागरों से, तो इसको कभी अपन कवर करेंगे। इनमें से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार, मतलब वो समझ रहे हो, उसमें भंडार की बात कर रहा है। 2021 की रिपोर्ट। पहले देखो एक चीज ये बता रहा हूँ, अभी MPPSC में बहुत सुधार है,
क्या होता है कि ये ईयर डाल दिया ना तो आंसर कंफर्म हो गया कि किस पे जा रहा है। अब क्या, मान लीजिए कि 24 में उसने एग्जाम लिया और मान लो फरवरी में एग्जाम दिया और 24 का डेटा पूछा उसने, लेकिन पेपर किसी कारणवश 1 महीने लेट आया, जब तक कोई नई रिपोर्ट प्रकाशित हो गई तो वो आंसर चेंज हो गया। तो अब ये ईयर लिख दी उसने, अब इसका आंसर ऑथेंटिक वही एक तरफ जाएगा। ठीक, तो आप टिक लगा लीजिए। आंसर देखते हैं, कर्नाटक है इसमें। ठीक, उत्पादन में संभवतः उड़ीसा होना चाहिए, उड़ीसा। ठीक, ये लगभग 50% के लगभग होगा इसका, उड़ीसा का उत्पादन में भारत के, और इसमें निक्षेप होंगे 30% के लगभग। तो आप देख लेना, ये भी, ये एग्जैक्ट डेटा भी पढ़ते पढ़ते देख लिया करो, नहीं तो बाद में पता चले अगली रिपोर्ट में कम ज्यादा हुआ तो मेरे को आप ब्लेम करो कि भाई ये बंदा हमको गलत पढ़ा रहा है, गलत बता रहा है। मैं कोई गलत ना, मैं अपनी गलती भी एक्सेप्ट करने में बहुत गर्व महसूस करता हूँ अगर हो जाती है तो, और इंसान है तो गलतियां होती हैं, पर आप एक बार चेक जरूर कर लें। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन है? इनमें से बात कर रहा है, तो आप आपका आंसर लगा लीजिए एक बार कि क्या हो सकता है, और इनकी आप लंबाई भी एक बार देख लें कि लंबाई किस नदी की कितनी है। ठीक है, संभवतः आपने आंसर भी लगा लिया होगा। तो देखो, इसके आंसर की बात करते हैं अपन, देखते हैं। हाँ, इसने लंबाई भी लिखी हुई है, बढ़िया, गुड। हमारी टेक्निकल टीम भी अच्छी है। गोदावरी, अच्छा टिक तो लगा दूं मैं, ये है, लगा दिया टिक, खुश रहो। ये है गोदावरी, सबसे लंबी नदी है। देख लें कभी, ये प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है, ये ऐसे आया है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऐसा करके प्रश्न पूछा जा चुका है। अब यहाँ में मेरा जो इसमें फेवरेट प्रश्न बनता है, पहले मैं इसको बता दूं, इसको दक्षिणी गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा भी ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हाँ, कृष्णा की 1400 है, नर्मदा की, ये तो अपनी एमपी से गुजरती है, तो इसका तो आप एक एक चीज पढ़ लेना पौराणिक कथाओं से, इसकी उत्पत्ति सब मैं पढ़ा दूंगा किसी दिन फ्री टाइम में कभी। कावेरी 800 किलोमीटर। ठीक, एक और नीचे होती तो वो भी पेरियार वेरियार सब, हाँ ये अपन ने पढ़ लिया आप लोगों ने। अब देखो इसमें क्रम, कई बार क्रम पूछा गया है, लंबाई के आधार पे जमाओ, पहले नंबर पे कौन सी, दूसरे नंबर पे कौन सी, तीसरे नंबर पे कौन सी, चौथे नंबर पे कौन सी। पूरे भारत की नदियों को लंबाई के आधार पे जमा लिया। फिर उसने क्या किया, एक बार उत्तर से दक्षिण, मतलब कि सबसे ऊपर कौन सी बहती है, फिर कौन सी बहती है, ये भी आपको क्रम देख लेना। फिर आपको सेम चीज, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उनके क्रम देख लेना, चोटी, हिमालय की, नदी, पहाड़, आपकी पर्वत श्रेणियां, आपकी सारी चीजें, कौन से दो पर्वतों में के बीच से कौन सी नदी बह रही है, कौन सी घाटियों के बीच में कौन सी चोटी है। ये जब आप पढ़ो तो एक ऑब्जर्व ये इसमें आप जरूर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रश्न ऐसे आते हैं, जब आप देखोगे ना, जैसे जास्कर उधर का देखोगे तो आपको दिख जाएगा कौन सिंध कहाँ से बहती है, किन दो श्रेणियों में। फिर आप पूरब से पश्चिम की ओर क्रम जमा लेगा वो, है ना। फिर आपका उत्तर से दक्षिण जमा लेगा। ऐसे आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न बहुत सारे, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको एक वो दिशा दिखाऊं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, और आपको जब कोई भी प्रश्न ना आए तो हम किस तरीके से तुक्का लगा सकते हैं, ये अपन अगली बार जब भी होगा तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि भाई इस तरीके से तुक्के भी लगाना, जब हमको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो एक एलिमिनेशन मेथड होता है, फिर एक अंतरात्मा की आवाज होती है कि यार यही होगा, फिर दूसरा ये होता है कि मैं ये जब बता रहा हूँ जो आपको कुछ नहीं आ रहा है, एक ही होता है कि इन ऑप्शंस में से सुना हुआ क्या हो सकता है, क्योंकि जो पढ़ता है ना वही तुक्का लगा सकता है, ऐसा नहीं कोई भी आके तुक्का लगा दे। जैसे कि हमने कोई नाम सुना है यार, कोई खिलाड़ी का नाम बहुत वो फेमस रहा होगा, एक फेमस होता है तभी तो प्रश्न आएगा एमपीपीएससी एग्जाम में, अगर कुछ पूछा जाएगा तो ऐसे ही थोड़ी ना पूछ लेगा वो, तो वो भी होता है। फिर कभी कभी हमको पढ़ने में आया है कहीं ना कहीं, तो हमारी वो एक मेमोरी में अपनी जगह बना चुका है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे मतलब हम प्रश्न निकाल सकते हैं। दूसरा
कभी कभी होता है ना कि एक के आगे एक कोष्टक में भी कुछ लिखा है, किसी का हिंदी का इंग्लिश अनुवाद भी दे रखा है उसने, किसी का बड़ा सा नाम दे दिया, तो किसी कोई एक पूरा सेंटेंस दे दिया, ये कुछ कुछ होते हैं। एक दिन अपन बड़ी सी एक क्लास इसके लिए भी अलग से लूंगा मैं। तो ये अपने, अच्छा प्रश्न भी हो गए अपने, ठीक है। तो अपने 80 प्रश्न हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 20 प्रश्न और लूंगा, उसके बाद अगले जो मैं कम से कम आपके 5 साल के पेपर कंफर्म करा दूंगा। 5 साल से ज़्यादा के भी अगर हुए तो मैं वो भी बता दूंगा कि मैं एक कितने करा सकता हूँ। तो जितने मैं करा सकता हूँ उतने ज़रूर करा दूंगा मैं, ठीक। और तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक लालटेन स्टडी वालों से भी मेरी अपील ये रहेगी कि आप कुछ कुछ जो क्वेश्चंस पेपर है वो पीडीएफ या आप एक प्रैक्टिस पेपर भी निकालते जाएं। बाकी आप सभी स्टूडेंट से भी एक गुजारिश ही रहेगी कि आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दें, और एक एक पेपर एमपीपीएससी या 2 पेपर जितने लगा सकें, और बाकी की प्रैक्टिस सेट, आपको प्रैक्टिस सेट चूज करना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्रैक्टिस सेट आपको लगाना अच्छा रहेगा। तो प्रैक्टिस सेट जो एमपीपीएससी के लेवल से मैच करे, वही कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट के नंबर ज्यादा कैसे आ रहे हैं, अरे जो पढ़ रहा है उसके आ सकते हैं, पर हमारा लेवल और हमारे तरीके, एमपीपीएससी जितना डिटेल में पूछता है उतनी डिटेल में पेपर बनाना चाहिए। मैं भी कम से कम आपको अप्रैल या मार्च में 10 पेपर मैं बना दूंगा, अभी से ट्राई करूंगा बनाने की। तो इसी के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। गुड नाइट। लालटेन स्टडी में की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।